साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी यूपी पीसीएस 2023 की परीक्षा के लिए जो है टेस्ट सीरीज देखेंगे। और यह जो टेस्ट सीरीज हम लोग देखेंगे यह ध्येय आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो 2023 के लिए टेस्ट सीरीज चालू की गई है उसका जो पहला टेस्ट है उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो इस टेस्ट पेपर में 150 प्रश्न है। तो हम लोग इस 150 प्रश्नों को 2 वीडियो के तहत कवर करेंगे। इस पहले वीडियो में 75 क्वेश्चन और नेक्स्ट इसके सेकंड पार्ट में 75 क्वेश्चन को कवर करेंगे। और ये जो आपके प्रश्न हैं ये आपके यूपी पीसीएस के साथ साथ ही एआरओ 2022-23 जो भी आयोग का आएगा उसके लिए और आगामी जो बीपीएससी 68 बीपीएससी होगी उसके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अभिकरण के निर्णयों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो देखिए ए ऑप्शन इसका जो है वो सही हो जाएगा। ए ऑप्शन अनुच्छेद 323 का के अंतर्गत। देखिए प्रशासनिक अभिकरण अधिनियम 1985 द्वारा प्रशासनिक अभिकरणों की स्थापना की गई थी और केंद्रीय प्रशासनिक अभिकरण के निर्णयों को अनुच्छेद 323 का के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अनुच्छेद 243 गा, ये वाला 243 गा में पंचायतों की संरचना संबंधित प्रावधान है, जबकि 343 के तहत जो है इसमें संघ की राजभाषा से के संबंध में प्रावधान दिया गया है। आगे बात करते हैं राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है, सही नहीं है। तो देखिए पहला, यह एक स्थायी सदन है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, इसके 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, ये कथन गलत है क्योंकि यहाँ 2/3 नहीं है बल्कि 1/3 है। ठीक है, 1/3 होना चाहिए। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर जो होते हैं वो अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही, मतलब ये कथन सही नहीं, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अतिरिक्त इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, सही है। विधानसभा द्वारा संकल्प पारित करने के पश्चात संसद द्वारा इसे समाप्त किया जा सकता है, ये भी सही है। देखिए अनुच्छेद 169 के तहत संसद को किसी राज्य में विधान परिषद स्थापित करने या समाप्त करने का अधिकार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित समितियों में से किस एक ने पंचायती राज हेतु द्विस्तरीय प्रतिमान की संस्तुति की थी? तो अशोक मेहता समिति ने। किसने की थी? अशोक मेहता समिति ने की थी। ठीक है, देखिए पंचायती राज व्यवस्था के मूल्यांकन तथा इसे और प्रभावी बनाने के लिए वर्ष 1977 में, कब? 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे के स्थान पर द्विस्तरीय ढांचे की संस्तुति की थी, जबकि 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित मूल कर्तव्यों में से कौन सा एक भारतीय संविधान में वर्णित नहीं है? तो देखिए पहला, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना एवं हिंसा का त्याग करना, यह है। बी, अल्पसंख्यकों की रक्षा करना, ये आपके कर्तव्यों में ये वर्णित नहीं है। जबकि सी, राष्ट्रीय संग्राम को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का आदर एवं पालन करना है। आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना, ये भी है। तो देखिए भारतीय संविधान के भाग 4A में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों का समावेशन किया गया। वर्तमान में अनुच्छेद 51A के तहत जो है 11 मूल कर्तव्य वर्णित हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रोटेम स्पीकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन जो है वो, कौन सा या से कथन जो है वो सत्य है? तो देखिए पहला, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को सामान्यतः प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही है। प्रोटेम स्पीकर निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है, यह भी सही है। यहाँ दोनों कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह विशेष उपबंध किया गया कि गोवा राज्य की विधानसभा में कम से कम 30 सदस्य होंगे? तो यह प्रावधान किया गया 371 आई में। इसमें गोवा राज्य के लिए विशेष उपबंध है, जबकि 371H में जो है अरुणाचल प्रदेश के लिए विशेष उपबंध है और 371G में जो है मिजोरम के लिए है और 371 में जो है महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के लिए विशेष उपबंध किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 2 कथन दिए गए हैं, कथन और कारण वाला प्रश्न है ये। तो देखिए इसमें
अभिकथन दिया गया है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, किंतु राज्यों के विधानसभा सदस्य भाग लेते हैं। यह कथन गलत है, क्योंकि इसमें मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं परंतु राज्यों के विधानसभा के सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका गलत हो गया, मतलब पहला कथन गलत हो गया। कारण राज्य विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते, ये सही है। जो राज्य विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं परंतु राज्य विधान परिषद के सदस्य जो है ना ही राष्ट्रपति में ना ही उपराष्ट्रपति में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अभिकथन गलत है, कथन जो कारण है वो सही है। तो यहां पर डी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कृषि सहकारिता और उद्योग के लिए एक अखिल भारतीय सेवा का गठन करने की सिफारिश निम्न में से किस आयोग ने की थी? तो जो सरकारिया आयोग रही है 1983 की, इसने केंद्र राज्य संबंधों के संपूर्ण ढांचे पर विचार करने के लिए केंद्रीय सरकार ने मार्च 1983 में 1983 में न्यायाधीश रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, इन्हीं के द्वारा यह संस्तुति की गई थी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य हैं? तो देखिए, पहला, इस भाग के प्रावधान किसी भी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। बिल्कुल, नीति निश्चित तत्व जो है किसी भी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, मूल अधिकार है परंतु ये नहीं है। दूसरा, इस भाग के प्रावधान राष्ट्र के संचालन में मूलभूत है, सही है। तो दोनों कथन यहां पर सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51, 36 से लेकर 51 राज्य के नीति निश्चित तत्वों से संबंधित है। इस भाग के प्रावधान किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होते हैं। इस भाग के सिद्धांत राष्ट्र के संचालन में मूलभूत है तथा यह सिद्धांत राज्य के कानून बनाने को प्रभावित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो किसके तहत किया गया? 330, अनुच्छेद 330 के तहत किया गया है। देखिए, अनुच्छेद 330 के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। वर्तमान में लोकसभा में 84 सीटें जो हैं अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जातियों मतलब एससी के लिए हैं, जबकि 47 सीटें जो हैं वो एसटी के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रखी गई हैं। 84 और 47। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 एवं 18 द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता प्राप्त करने का प्रयास किया गया है? तो इसमें सामाजिक समानता प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। 17 में अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी के अंत की बात की गई, जबकि अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत वर्णित है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं किया जाता है? तो देखिए, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा किया जाता है, न्यायिक पुनर्विलोकन ये भी किया जाता है, दंडित कैदियों का क्षमादान करना ये कार्य जो है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों का नहीं है। ठीक है, ये सरकार का कार्य है। राज्यों एवं केंद्र के मध्य उत्पन्न विवादों का निर्णय करना ये भी है। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे 2 सूचियां दी गई, एक सूची में अनुच्छेद है, दूसरे में उसके प्रावधान है, हमें इन्हें सुमेलित करना है। देखिए, अनुच्छेद 320 ये क्या है? लोक सेवा आयोग के कार्य इसमें दिए गए हैं। लोक सेवा आयोग का कार्य मतलब 3 से मिला दीजिए। अनुच्छेद 330 में क्या है? इसमें लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के लिए सदस्यों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। अभी हम लोग ऊपर इस पर प्रश्न देखे हैं, तो यहाँ पर बी को जो है 4 से मिला दीजिए। अनुच्छेद 323A ये प्रशासनिक अभिकरण से संबंधित है, 2 से मिला दीजिए। और अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग से, तो 1 से मिला दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 3421 अर्थात आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता है, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यह भारतीय संविधान के आर्टिकल 85 के तहत इसका प्रावधान किया गया है। इसमें निम्न प्रावधान है कि राष्ट्रपति संसद के सत्रों को आहूत व सत्रावसान कर सकेगा। ठीक है, आहूत व सत्रावसान कर सकेगा मतलब कॉल कर सकता है और उसे समाप्त कर सकता है। दूसरा, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर संसद का सत्र बुलाएगा जिसमें 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है, कैसे कर सकती है? तो 2/3 बहुमत के द्वारा, 2/3 बहुमत के द्वारा ऐसा यह कर सकती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16, ये इसका एक तरह का विशेषाधिकार है राज्यसभा का। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को हटाने में संसद की भूमिका नहीं होती है?
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, बिल्कुल संसद की भूमिका होती है। राज्य निर्वाचन आयोग को हटाना, ये भी इसमें भी होती है। महान्यायवादी को हटाना, क्योंकि महान्यायवादी को राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, जब तक राष्ट्रपति चाहता तब तक ये अपने पद पर रहता है, तो इसमें संसद की भूमिका नहीं है। अगर इनडायरेक्टली देखेंगे तो संसद की भूमिका ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति भी क्या होता है, संसद का ही पार्ट होता है। संसद जो है आपके राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। लोकपाल के सभापति एवं सदस्यों को हटाने में संसद की भूमिका होती है। ठीक है, तो देखिए यहां पर आपका सी ऑप्शन जो है वो सही है। महान्यायवादी को हटाने में संसद की भूमिका की आवश्यकता नहीं होती है। अनुच्छेद 76 में राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को नियुक्त किए जाने का प्रावधान है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पेशवा बाजीराव द्वितीय, 3 कथन है यहां पर। पेशवा बाजीराव द्वितीय बेलजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था, यह कथन आपका सही है। दूसरा, सुंगौली की संधि का संबंध आंग्ल अफगान युद्ध से था, नहीं, सुंगौली की संधि का संबंध जो है आंग्ल नेपाल युद्ध से था, जो कि 1814 और से लेकर 16 तक होता है और सुंगौली की संधि से समाप्त होता है। तो यहां पर पहला कथन तो सही है, दूसरा वाला गलत है। तीसरा, सिक्किम का भारत में विलय लॉर्ड डलहौजी के काल में होता है, यह कथन सही है। तो पहला और तीसरा सही है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा आपका सही। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। पत्र पत्रिकाएं और संस्थापक संपादक दिए गए हैं, तो बताना है कौन सा सही नहीं है। तो देखिए, बहिष्कृत भारत जो है, यह किताब किसके द्वारा लिखी गई है? यह जो है भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई है। अस्पृश्य लोगों के नैतिक एवं भौतिक उत्थान के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा की गई थी। वर्ष 1927 में इन्होंने ही मराठी पाक्षिक, मतलब 15 दिन पर निकलने वाली बहिष्कृत भारत का प्रकाशन आरंभ किया था। इस प्रकार से ए ऑप्शन आपका सही नहीं है। जबकि दैनिक आजाद के संपादक कौन थे? शिव प्रसाद गुप्त। स्वदेश वाहिनी के रामकृष्ण पिल्ले। न्यू इंडिया के एनी बेसेंट थी। अगला है, वर्ष 1902 में टॉमस रैले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया था, जिसमें भारतीय सदस्य के रूप में सम्मिलित थे। इसमें कौन सम्मिलित थे? तो सैयद हुसैन बिलग्रामी और जस्टिस गुरदास बनर्जी। ये 1902 में टॉमस रैले की अध्यक्षता में जो विश्वविद्यालय आयोग गठित होता है, ये लॉर्ड कर्जन के समय में होता है, लॉर्ड कर्जन के समय में। तो यहां पर सी ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के कारखाने में काम करने पर प्रतिबंध आरोपित किया गया? तो यह किया गया था 1881 ईस्वी का जो कारखाना अधिनियम, प्रथम कारखाना अधिनियम आता है, उसमें यह किया गया था। इसके साथ ही अन्य प्रावधानों में महीने में 4 दिन का अवकाश प्रमुख रहा है। यह अधिनियम लॉर्ड रिपन के काल में आया था, लॉर्ड रिपन के काल में आया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। उदासी संप्रदाय की स्थापना निम्न से किस संत ने की थी? उदासी संप्रदाय की स्थापना जो है श्रीचंद ने की थी। किसने की थी? श्रीचंद गुरु नानक के पुत्र थे। इन्होंने उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। गुरु नानक ने इन्हें अपना उत्तराधिकारी न घोषित कर अपने शिष्य लहना को उत्तराधिकारी घोषित किया था। निम्नलिखित में से किस संस्था का पूर्व नाम अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग रहा है? तो हरिजन सेवक संघ का नाम था, जिसकी स्थापना 1932 में महात्मा गांधी ने की थी। जबकि आत्मसम्मान आंदोलन इसका प्रारंभ किसने किया था? ईबी रामास्वामी ने 1925 में। बहिष्कृत हितकारिणी सभा भीमराव अंबेडकर द्वारा 1924 ईस्वी में की गई थी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर 3 कथन दिए गए हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं। यह तुर्की भाषा में प्रवीण था। इसे जहांगीर ने 400 मनसब प्रदान किया था, 400 का। इसे इंग्लिश खां अथवा फिरंगी खां की उपाधि प्राप्त थी। यह उपरोक्त कथन किससे संबंधित है? तो यह जो है हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस से संबंधित है। किससे? कैप्टन हॉकिंस से। यह 1608 ईस्वी में हेक्टर नामक जहाज से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से भारत भेजा गया था और 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाने के कारण यह जहांगीर से मिलता। और यह फ्रेंड नाम का जेम्स प्रथम का पत्र अकबर के लिए लाया था, जिसकी भाषा क्या थी? फारसी थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक गवर्नर को भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का अग्रगामी कहा जाता है? अग्रगामी कहा जाता है, किसे कहा जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में 2 सूचियां दी गई हैं, संगठन और उसके संस्थापक। इन्हें हमें सुमेलित करना है। इंडिया होम रूल सोसाइटी के संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा, 1 से मिला दीजिए। पेरिस इंडियन सोसाइटी मैडम कामा, 2 से मिला दीजिए। यूनाइटेड इंडिया हाउस तारकनाथ दास, 3 से मिला दीजिए। हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका सोहन सिंह भाकना, 4 से मिला दीजिए। 1 2 3 4 अर्थात ए ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। यह यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण। अभिकथन है आपका कि चार्ल्स मेटकाफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है, बिल्कुल सही है। कारण, मेटकाफ ने लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू करवाया था। तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही हैं और व्याख्या भी हो रही, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसे या किन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है? तो यह कहा जाता है राजा राम मोहन राय जी को। राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, प्रथम आधुनिक पुरुष, युगदूत इत्यादि नामों से पुकारा जाता है। संगम साहित्य में कावेरी पत्तनम का संबंध किससे रहा है? तो इसका संबंध जो है चोलों से रहा है। किससे? चोलों से रहा है। चोल वंश की राजधानी प्रारंभ में उरैयूर थी, उरैयूर, बाद में पुहार को राजधानी बनाया जाता है, जो कावेरी पत्तनम के नाम से जाना जाता है। और ये जो कावेरी पत्तनम है, ये इस काल का समृद्धशाली बंदरगाह नगर रहा है। सुप्रसिद्ध भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास निम्न से किस शासक के समकालीन नहीं थे? ठीक है, नहीं थे। अकबर के थे, जहांगीर के थे, परंतु बाबर के नहीं रहते हैं। ये बाबर काफी पहले का है। तो इनका काल जो है 1532 से लेकर 1623 तक रहता है, और 1526 में ही बाबर जो है के बाद ही खत्म हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सल्तनत कालीन शासकों में से किस एक के राज्यारोहण के साथ ही सल्तनत काल के साम्राज्यवादी युग का आरंभ माना जाता है? सल्तनत काल के साम्राज्यवादी युग का आरंभ माना जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी के राज्यारोहण के साथ ही माना जाता है। अमीर खुसरो ने उसे एक भाग्यवादी व्यक्ति कहा था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे, 31 पे। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? सुमेलित नहीं है लेखक और रचना में। देखिए, विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा की रचना की, माधव ने नकासुर विजय की रचना की, जयदेव ने गीत गोविंद की, गंगाधर ने शंकर विजय की रचना विद्यारण्य ने की थी, ना कि गंगाधर ने। तो शंकर विजय की रचना विद्यारण्य ने की थी। अगला है, चंद्रगुप्त प्रथम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सत्य है? तो देखिए, सत्य कथन कौन सा ये बताना है। इसने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की थी, गलत है। गुप्त वंश चलाने का श्रेय इन्हीं को जाता है, नहीं। इसने रेस मुद्राओं का प्रचलन करवाया था, कौन सा कथन सत्य है ये बता। नहीं, देखिए, इसने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की थी, सही बात है। गुप्त संवत चलाने का श्रेय इसे ही जाता है, ये भी सही है। इन्हें ही जाता है, ये सही है। इसने रजत मुद्राओं का प्रचलन करवाया था, ये भी सही है। तो सभी कथन यहां पर सही हैं, ठीक है। तो यहां पर डी ऑप्शन हो जाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम जो है, इनका जो कार्यकाल रहा था 319 से लेकर के 335 ईस्वी, और इन्हें ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मामल्य शैली का विकास किस शासक के शासनकाल में होता है? मामल्य शैली का विकास जो है वो पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन के शासनकाल में होता है। अतः इसे मामल्य शैली, इसने मामल्य की उपाधि धारण की थी, अतः इसे मामल्य शैली कहा जाता है। इसके समय के जो शैली विकसित होती है। तैमूर के भारत आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक नासरुद्दीन महमूद था। कौन था? नासरुद्दीन महमूद। तैमूर लंग ने कब आक्रमण किया था? 1398 में किया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों का उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, शरेपुल का युद्ध जो होता है ये 1501 में होता है। शरेपुल का युद्ध 1501 में होता है। इसके बाद आपका खानवा का युद्ध होगा। खानवा का युद्ध होता है 1527 में। फिर आपका दोहरिया का युद्ध होता है 1532 में, 1532। चौसा का युद्ध 1539 में। तो शरेपुल का युद्ध, फिर खानवा, फिर दोहरिया, फिर चौसा। तो आपका क्या हो जाएगा? 2314 था। सी ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाएगा। लोदियों का राजस्व सिद्धांत आधारित रहा है किस पे? तो यह अफगान सरदारों की समानता पर। लोदी अफगान थे, उनका राजस्व सिद्धांत अफगान सरदारों की समानता पर आधारित था। सुल्तान को अपने अफगान सरदारों में एक बड़ा सरदार मानते थे, और उनकी शासन व्यवस्था एक तंत्रीय न होकर के कुलीन तंत्रीय थी। कैसी थी? कुलीन तंत्रीय थी। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। इसमें अभिकथन है, कारण वाला प्रश्न है। अभिकथन है कि सैंधो
सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता रही है, सही बात है। इस सभ्यता में लेखन कला का ज्ञान है किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका है। दोनों ही कथन कारण दोनों सही और एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं, मतलब कारण जो है कथन की व्याख्या कर रहा है, तो इसलिए ए ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाएगा। अगले पे देखते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिए गए, बताना उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से असत्य कथन है। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है, सही बात है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, ये भी सही है। भगवान बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित रहे हैं, ये भी सही है। भारत में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे, ये भी सही है। चारों कथन सही है, इसलिए डी ऑप्शन इनमें से कोई असत्य नहीं है। वाराणसी में हिंदू कानून एवं दर्शन हेतु वर्ष 1791 में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसकी स्थापना जो है जोनाथन डंकन के द्वारा, किसके द्वारा, जोनाथन डंकन के द्वारा की गई थी। इसके अतिरिक्त राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर, राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर ने मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, किसकी, हिंदू कॉलेज की, जो बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज बन गया। तो संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन ने 1791 में की थी और राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। उत्तर प्रदेश किसान सभा जिसका गठन वर्ष 1918 में अवध में होता है, निम्नलिखित में से कौन इससे संबंधित नहीं थे। तो इससे इंदिरा द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय, गौरी शंकर मिश्र संबंधित है, परंतु जवाहरलाल नेहरू इससे संबंधित नहीं रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, वायसराय वेवेल द्वारा वर्ष 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। तो इसमें अबुल कलाम आजाद ने किया था। किसने किया था, अबुल कलाम आजाद ने किया था, क्योंकि यही क्या थे, अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन की मिशन योजना के सदस्य कौन थे। कैबिनेट मिशन योजना जो कि 16 मई 1946 में आती है, 16 मई 1946 में आती है। इसके सदस्य थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। इसने भारत के लिए एक नया संविधान एवं अस्थायी सरकार की स्थापना का लक्ष्य रखा था। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है मध्यकालीन संत और उनका कार्य क्षेत्र। तो देखिए, शंकर देव असम से संबंधित थे। मलूक दास ये राजस्थान नहीं बल्कि इलाहाबाद के, इनका जन्म इलाहाबाद के कारा में हुआ था और इनका मूलतः जो कार्यक्षेत्र था वो पूर्वी उत्तर प्रदेश था, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ना कि राजस्थान। नरसिंह मेहता गुजरात, नामदेव महाराष्ट्र। आगे देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सा एक कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान पर आता है। तो देखिए, सती प्रथा पर प्रतिबंध जो है ये 1829 में लगता है, 1829 में। रोलेट अधिनियम कब आता है, रोलेट अधिनियम 1919 में आएगा। ठीक, वुड डिस्पैच 1854 का है, 1854 का है। और वार्नाकुलर प्रेस एक्ट कब का है, 1878 का है। तो इसमें सबसे पहले कौन आएगा, सबसे आखिरी में। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित घटनाओं में से कौन से कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान पर है। तो इसमें सबसे आखिरी में कौन आएगा, रोलेट अधिनियम आएगा। सबसे पहले इसमें आपका वुड डिस्पैच होगा, फिर वार्नाकुलर प्रेस एक्ट है, फिर सबसे पहले सती प्रथा पर प्रतिबंध लगेगा ना, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगेगा, फिर वुड डिस्पैच है, फिर वार्नाकुलर प्रेस एक्ट है और सबसे लास्ट में रोलेट अधिनियम 1919। आगे बढ़ते हैं। 2 सूचियां दी गई, इन्हें सुमेलित करना है। देखिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब होता है, 1775 से 82 1। प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध 1824 से 26, तो इसको 4 से मिला दीजिए। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 3। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब होता है, 1848 से 49, तो 2 से मिला दीजिए। 1432 अर्थात सी ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किसने यह कहा था कि भगत सिंह जिंदाबाद एवं इंकलाब जिंदाबाद का एक ही अर्थ है। भगत सिंह जिंदाबाद एवं इंकलाब जिंदाबाद का एक ही अर्थ है, यह कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, किसने कहा था, महत्वपूर्ण सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। भगत सिंह का यह मानना था कि व्यक्तिगत प्रयास से क्रांति नहीं लाई जा सकती, व्यापक जन आंदोलन ही क्रांति का माध्यम बन सकता है। निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के कबालियों ने गांधी जी को मलंग बाबा की उपाधि प्रदान की थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ठीक है,
पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक तंत्रिका तंत्र को प्रभावित नहीं करता? कौन सा नहीं करता? मेनिंजाइटिस जो बीमारी है ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित नहीं करता। इसमें मेनिंजाइटिस में क्या होता है? नामक बीमारी मस्तिष्क में मेनिंजिस नामक झिल्ली में सूजन के कारण होता है, जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित नहीं करता। बाकी जो है रेबीज, टिटनेस, पोलियो ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। आगे बात करते हैं, मानव शरीर में सीरोटोनिन नामक रसायन का स्त्रावण कब अधिक मात्रा में बढ़ जाता है? तो ये बढ़ जाता है कब? एलर्जी के समय। ठीक है, जब एलर्जी होती है, एलर्जी के समय बढ़ जाता है। वातावरण में उपस्थित किसी भी वस्तु के प्रति मानव शरीर की अत्यधिक संवेदनशीलता ही एलर्जी कहलाती है। इसी समय हिस्टामीन एवं सीरोटोनिन का स्त्रावण अधिक होने लगता है। मानव मुख में लार का निर्माण प्रतिरक्षा के किस प्रकार से संबंधित है? प्रतिरक्षा के किस प्रकार से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? कायकीय रोध से। देखिए, रोगों से लड़ने की क्षमता ही प्रतिरक्षा होती है, जिसे सहज प्रतिरक्षा एवं उपार्जित प्रतिरक्षा दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। मुख में लार बनना, आंखों में आंसू, अमाशय में अम्ल कैकीय रोध के उदाहरण हैं, जो सहज प्रतिरक्षा का एक क्या है? प्रकार है। बीज के निम्नलिखित भागों में से किस एक भाग की बीज के अंदर अविकसित पौधे के नाम से भी, मतलब एक भाग को बीज के अंदर अविकसित पौधे के नाम से भी जाना जाता है? किसे जाना जाता है? भ्रूण को। ठीक है, भ्रूण को। भ्रूण के अंदर मूलांकुर एवं प्रांकुर नामक संरचना पाई जाती है, जिससे क्रमशः जड़ एवं तने का विकास होता है। मतलब मूलांकुर से जड़ का और प्रांकुर से तने का। इसलिए भ्रूण को बीज के अंदर अविकसित पौधे के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है? तो स्पाइडर वानर जो होते हैं ये भारत में नहीं पाए जाते हैं। ये मुख्यतः मध्य एवं दक्षिणी अमेरिका के सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र इनका मुख्य आवास स्थान है, जबकि भारत में तारा कछुआ, मॉनिटर छिपकली, वामन सुअर ये पाए जाते हैं। आगे, पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्रों को निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया है? किसके तहत किया गया है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के द्वारा। ठीक है, 1986 के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, विद्युत जनित्र परिवर्तित करता है। जो विद्युत जनित्र होता है ये क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से फाइटोप्लैंक्टन्स के संबंध में सत्य है? तो देखिए, समुद्री खाद्य श्रृंखला में ये मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं, उत्पादन कार्य करते हैं। सही है। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की अधिकतर मात्रा के लिए ये उत्तरदायी हैं। दोनों ही कथन यहां पर सही है। प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो ऑक्सीजन निकलता है, तो यहां पे सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह अंतर्ग्रह किस श्रेणी में आते हैं? तो कौन से आते हैं? बुध और शुक्र आते हैं। बुध सौर मंडल का सबसे छोटा है ग्रह है, शुक्र ग्रह सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। बुध एवं शुक्र ग्रह के कोई उपग्रह नहीं, ये दोनों ग्रह जो है सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य स्थित हैं, इसलिए इन्हें सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है और ये अंतर्ग्रह की श्रेणी में आते हैं। तो यहां पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के उत्तराखंड राज्य को हिमालय से जोड़ने वाला एक प्रमुख दर्रा है? तो जो नीति दर्रा है ये जोड़ने का कार्य करता है। माना दर्रा जास्कर पर्वत के पूर्वी छोर तक फैला है। शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है तथा नाथुला दर्रा सिक्किम में है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं। कथन कारण वाला प्रश्न है। अभिकथन दिया गया है कि भविष्य में ऊर्जा हेतु आशाप्रद स्रोत जो है वो सौर ऊर्जा। सही है। परमाणु ऊर्जा खनिज सर्वत्र जो है, जो परमाणु ऊर्जा खनिज है ये सर्वत्र सुलभ नहीं है, इसका कारण यही है। तो इसीलिए जो है भविष्य में ऊर्जा हेतु आशाप्रद स्रोत कौन सा है? सौर ऊर्जा है। तो यहाँ पे कथन कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी हो रही है, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर सकता है? वर्णांध व्यक्ति जो है वो लाल और हरे में भेद नहीं कर सकता है। वर्णांधता से ग्रसित व्यक्ति के नेत्र की जो शंकु रचना में होती है उसमें गड़बड़ी आ जाती है, जिस कारण से वर्णांध व्यक्ति लाल एवं हरे रंगों में भेद नहीं कर सकता है। आगे देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए, बताना कौन सा कथन इसमें सत्य है। सत्य कथन का हमें चुनाव करना है। भारतीय तटरेखा की कुल लंबाई लगभग 7516 किलोमीटर। सही बात है। सर्वाधिक छोटी तटरेखा गोवा राज्य की है। ये भी सही है।
तीसरा, गुजरात के बाद सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य महाराष्ट्र है। तो देखिए, गुजरात राज्य के बाद आंध्र प्रदेश की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है, सबसे अधिक गुजरात है, फिर आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो पहला और तीसरा कथन यहां पर सत्य है, पहला और दूसरा, तीसरा गलत है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। विंध्य पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी से मिलती है? कौन सी एक नदी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी से मिलती है और ये विंध्य पर्वत श्रृंखला से निकलती है? तो कौन सी? बेतवा नदी, बेतवा नदी है। ठीक है, चंबल नदी मध्य प्रदेश के, जो चंबल नदी है मध्य प्रदेश के महू के निकट से निकलती है। आगे बढ़ते हैं। एथमायड नामक अस्थि मानव शरीर के किस भाग में पाई जाती है? एथमायड नामक अस्थि जो है मनुष्य के नाक के ऊपरी भाग में, नाक के ऊपरी भाग में पाई जाती है, जो नेत्र की छत का निर्माण करती है। मानव के चेहरे में 8 तथा कपाल में 14 हड्डियां होती हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 पे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है बताना है। देखिए, मानव नेत्र का कार्निया कंजक्टिव नामक पतली झिल्ली से घिरा होता है, सही कथन है। नेत्रदान में स्वस्थ कार्निया को ही दान दिया जाता है, यह भी सही है। नेत्रदान मानव की मृत्यु के 24 घंटे के अंदर किया जाता है, नहीं। नेत्रदान में स्वस्थ करने का दान मृत्यु के 4 घंटे के अंदर किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर सी ऑप्शन सही नहीं है, कार्निया मानव नेत्र के वायु भाग में पाया जाता है, ये सही है। नीचे 2 कथन दिए गए, कथन कांड का प्रश्न है, हमें बताना है कौन सा सही है। अभिकथन है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन की कमी को ब्रिक इरिथ्रोपोएटिन नामक हार्मोन के स्त्रावण द्वारा पूरा करने का प्रयास करता है। जो ब्रिक होता है, ब्रिक कारण इरिथ्रोपोएटिन नामक हार्मोन आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया की गति को बढ़ा देता है। तो कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी हो रही थी, इसलिए ए ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये हमें बताना है। देखिए, पेरिटोनियम ब्रिक के चारों तरफ से घेरने वाली झिल्ली होती है, ठीक, सही है। पेरिकॉर्डियम ये हृदय को चारों तरफ से घेरने वाली झिल्ली है, सही बात है। यकृत जो होता है ये अमोनिया से यूरिया का निर्माण करता है, अमोनिया से यूरिया का निर्माण करता है, जबकि ब्रिक जो है ये रक्त को छानकर मूत्र का निर्माण करता है। तो यकृत को यहां से मिलाइए और ब्रिक को ऐसे, तो 3 और 4 सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं, तो सी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 को देखते हैं। 2 सूचियां दी गई हैं, हमें यहां पे इन्हें सुमेलित करना, संस्थान और इसकी स्थिति को। ठीक है, संस्थान और स्थिति को देखिए, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान ये कहां पर है? उड़ीसा के कटक में, तो इसको 4 से मिलाइए। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में है, मध्य प्रदेश के भोपाल में, 3 से मिला दीजिए। शस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र ये कहां पे है? झांसी में, 2 से मिला दीजिए। नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च ये कहां पर स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, इस प्रकार से आप देखेंगे तो 4, 3, 2, 1 अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 2 कथन दिए गए, कथन कारण वाला प्रश्न है। अभिकथन है अभिकथन क्या दिया? हृदय शूल को हृदयाघात का पूर्वागामी कहते हैं, सही बात है। दोनों में समान प्रकार का दर्द रोगी को महसूस होता है, ये भी सही है। ये दोनों कथन सही है, परंतु हृदय शूल को हृदयाघात का पूर्वगामी कहते हैं, ये जो है कारण से पता नहीं चल रहा है। तो कथन कारण सही है परंतु व्याख्या नहीं हो रही, इसलिए यहां पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, 2 सूचियां दी गई हैं, हमें यहां सुमेलित करना है कि कौन किससे सुमेलित होगा। देखिए, कैरोटिड धमनी जो है ये आपका मस्तिष्क से संबंधित होता है, 3 से मिलाइए। कोरोनरी धमनी ये हृदय से संबंधित होता है, 1 से मिला दीजिए, 1 से। मेसेंट्रिक धमनी जो है आहार नाल से, 2 से मिला दीजिए। रीनल धमनी ब्रिक से होती है, ब्रिक अर्थात किडनी, तो इसको 4 से मिला दीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3124 अर्थात डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 69, सिफकंटर नामक कपाट मानव शरीर में निम्नलिखित में से कहां पाई जाती है? तो ये कहां पाई जाती है? ग्रास नली और अमाशय के बीच में, ग्रास नली और अमाशय के बीच में पाई जाती है स्फिंक्टर कपाट। ठीक है, तो यहां पर ये ए सही हो जाएगा। जबकि अमाशय एवं छोटी आंत के बीच में जो है पाइलोरिक कपाट पाई जाती है। छोटी आंत एवं बड़ी आंत के बीच में
इलियोशिकल का पार्ट होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर में ऊर्जा उत्पादक की श्रेणी में रखा जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट से मानव की प्रतिदिन कुल ऊर्जा आवश्यकता का लगभग 60 से 80% प्राप्त होता है, इसलिए इसे ऊर्जा उत्पादक की श्रेणी में रखा जाता है। यह कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से निर्मित होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो जो रेडान होती है ये अक्रिय गैस है, परंतु ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती, जबकि नियान, क्रिप्टॉन, आर्गन पाई जाती हैं। निम्न पर विचार कीजिए, उपरोक्त नदियों में से कौन सी, ये 5 नदियों में कौन सी पूर्ववर्ती नदियां हैं? कौन सी पूर्ववर्ती नदियां हैं? देखिए, पूर्ववर्ती नदियां होती क्या है पहले समझ लीजिए। पूर्ववर्ती नदियां अपने प्रवाह मार्ग के स्थानीय उत्थान को काटकर अपने पूर्ववर्ती मार्ग का अनुसरण करती हैं, मतलब जिस रास्ते से आ रही हैं वो उसी रास्ते बढ़ती जाएंगे। अगर आगे कोई अवरोध आता है तो उस अवरोध को काटते हुए वो आगे बढ़ती हैं। तो यहां पर देखिए आपका सिंधु हो गया, सतलज हो गया और ब्रह्मपुत्र, जिनकी धारा बहुत तेज होगी वही क्या होंगी, वो अपने अवरोध को काटते हुए आगे बढ़ जाएंगी। तो सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, अर्थात बी ऑप्शन 1 2 3। जबकि जो आपकी स्वर्ण रेखा जो बची हुई, स्वर्ण रेखा हो गई, सोन नदी हो गई, चंबल है, बनास आदि नदियां अध्यारोपित नदियों के उदाहरण होते हैं। आगे देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, हमें बताना उपरोक्त किस एक स्थानीय पवन से संबंधित है। यह आल्पस पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क पवन है तथा इसका सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में होता है। तो ये जो पूरा चीजें बताई गई हैं ये फॉन से संबंधित, किससे? फॉन से संबंधित है। फॉन जो स्थानीय पवन है, जबकि जो चिनुक है, चिनुक स्थानीय पवन, ये रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल के सहारे चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। और ब्लैक रोलर जो है ये उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदानों में चलने वाली गर्म एवं धूल भरी शुष्क हवाएं हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? कौन सा एक सही सुमेलित ये बताना है। लिथोफाइट, कठोर चट्टानों पर उगने वाली वनस्पतियों के कहते हैं, क्या कहते हैं? लिथोफाइट कहते हैं, ये सही है। हैलोफाइट क्या होता है? नमकीन मिट्टी की वनस्पतियां होती हैं, लवणीय मिट्टी की वनस्पतियां होती हैं। पैरोफाइट क्या होती है? मतलब हैलोफाइट आपको यहां से मिलाइए। पैरोफाइट क्या होती है? अग्नि प्रतिरोधी वनस्पतियां होती हैं। हाइड्रोफाइट क्या होती हैं? ये वाला जल की ऊपरी सतह पर उगने वाली वनस्पतियां क्या कहलाती हैं? हाइड्रोफाइट कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है ये बताना है हमें। तो देखिए, शू नहर कौन सा सुमेलित है? देखिए, शू नहर सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से मिलाती है, सही है। कील नहर जो है ये बाल्टिक सागर को आर्कटिक सागर से नहीं, कील नहर पश्चिमी जर्मनी में उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। तो यहां पर जो है 2 वाला गलत है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से, तो पहला और तीसरा सही है, बी ऑप्शन। तो यहां पर इस प्रकार से कुल 75 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट जो 75 उसको कवर करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।